थम्स अप। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि यह कोका कोला का ब्रांड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोका कोला ने खुद ही थम्स अप के हजारों बॉटल्स को नाले में बहा दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये हुई कि जिस थम्स अप को जड़ से उखाड़ने के लिए कोका कोला ने अपना पैसा, पावर और पूरी प्लानिंग झोंक दी, आज उसी की वजह से ही ये कंपनी इंडिया में टॉप पोजीशन एंजॉय कर रही है, क्योंकि कोका कोला का सबसे ज्यादा रेवेन्यू थम्स अप से ही आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोका कोला अपने ही खरीदे हुए ब्रांड को खत्म करना चाहता था। थम्स अप आखिर कैसे बच गया और किस तरह से बना इंडिया का नंबर 1 कार्बोनेटेड ड्रिंक, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और एक देसी ब्रांड के कमबैक की। अब दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें 1970s में जाना होगा, जब कोका कोला का अपने पूरे देश में बोलबाला हुआ करता था। लेकिन स्वदेशी सोच रखने वाले लोगों को ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी कि एक विदेशी कंपनी उनके देश पर राज करे। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे। न तो आवाज उठाने का कोई प्लेटफॉर्म था और न ही कोई देसी अल्टरनेटिव। लेकिन 1977 में राजनीति की हवा बदली, जनता पार्टी की सरकार बनी और साथ ही आए एक बेहद दमदार नेता जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज शुरू से ही विदेशी कंपनीज के सख्त खिलाफ थे और देसी ब्रांड्स को बढ़ चढ़कर प्रमोट करते थे। इस तरह पावर में आते ही फर्नांडिस ने उन मल्टीनेशनल ब्रांड के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया जो कि भारत में बिजनेस कर रहे थे, और उनके निशाने पर सबसे ऊपर था कोका कोला। अब कोका कोला को भी अंदाजा हो गया था कि मामला बहुत सीरियस है। वो इंडियन गवर्नमेंट को खुश करने की हर कोशिश कर रहे थे, हर रूल को फॉलो कर रहे थे ताकि इस बड़े कंज्यूमर मार्केट में बने रह सके। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ठान लिया था कि वो इस फिरंगी ड्रिंक को देश से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कभी कानून का सहारा लेकर, तो कभी देशभक्ति की बात करके और कभी सरकारी अफसरों के जरिए कंपनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन कोका कोला भी टस से मस नहीं हुई। ऐसे में जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी, तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला की सबसे बड़ी ताकत पर वार किया, जो थी उसकी रेसिपी। अब पूरी दुनिया जानती थी कि कोका कोला का फॉर्मूला दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है, और कंपनी किसी भी हाल में अपने उस फॉर्मूला को रिवील नहीं करती है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने ये शर्त रख दी कि या तो कोका कोला अपना सीक्रेट फॉर्मूला गवर्नमेंट को दे, या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर देश छोड़ दे। अब फॉर्मूला देने का मतलब अपनी कोर आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के बराबर था। इसीलिए कोका कोला ने फॉर्मूला को रिवील करने से इनकार कर दिया और 1977 में भारत से एग्जिट ले लिया। गली मोहल्लों में, थिएटर्स के बाहर, टपरी पर, स्कूल की कैंटीन्स तक, जहां कभी कोका कोला की बोतल चमका करती थी, अब वहां सन्नाटा था। लोगों के हाथों से जैसे उनकी सबसे चहेती ड्रिंक छिन गई थी। लोगों को कोका कोला की क्रेविंग होने लगी। इसी को ही देखते हुए सरकार ने अपनी खुद की कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया 77। वैसे तो इसे सरकार ने कोका कोला के अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया था, लेकिन इससे बात नहीं बन पाई, क्योंकि लोगों को ना तो इसका टेस्ट पसंद आया और ना ही ये कंज्यूमर्स के साथ में वो कनेक्शन बना सकी जो कोका कोला का था। और तभी मार्केट में एक नई एंट्री हुई, कैंपा कोला, एक पूरी तरह देसी कोला जो इंडिया में बनी थी इंडिया के लिए। इसके एड्स भी काफी कैची थे, रंगीन, एनर्जेटिक और यूथ को अट्रैक्ट करने वाले। कैंपा कोला द ग्रेट इंडियन टेस्ट कहकर इसने लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। पहली बार लोगों को लगा था, हाँ ये थोड़ा कोका कोला के जैसा है, लेकिन फिर भी यह ड्रिंक पूरी तरह से कोका कोला की जगह नहीं ले पाया था। और फिर दोस्तों, यही खालीपन नोटिस किया पार्ले ग्रुप के चौहान ब्रदर्स ने। उन्होंने देखा कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो कोका कोला के खालीपन को भर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी ड्रिंक लॉन्च करें जो पूरी तरह से इंडियन होने के साथ साथ टेस्ट में भी स्ट्रांग हो और सही मायनों में कोका कोला की क्रेविंग को शांत कर सके। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर महीनों तक एक्सपेरिमेंट किया। इंडियन मसाले जैसे इलायची, दालचीनी, जायफल जैसे फ्लेवर को मिक्स किया और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक तैयार कर ली जो फिजी होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी और पूरी तरह देसी स्वैग वाली थी। शुरुआत में इसका नाम था थम्स अप, लेकिन बाद में उसमें से बी हटा दिया गया ताकि नाम दिखने और सुनने में थोड़ा अलग और कैची लग सके। साल 1977 में पार्ले के अंडर ये ड्रिंक लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही मार्केट में इसने धमाका कर दिया। जिन लोगों ने कोका कोला को बहुत ज्यादा मिस किया था वो अब थम्स अप के फैन बन चुके थे।
थम्स अप का स्लोगन भी बहुत पावरफुल था, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। मतलब साफ था कि कोका कोला गई तो क्या हुआ, अब इंडियन के पास अपनी खुद की ड्रिंक है जो विदेशी कोका कोला से कम थोड़ी ना है। अब एक तरफ 77 और कैंपा कोला मार्केट में एक सिंपल और सॉफ्ट इमेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं थम्स अप ने खुद को एक माचो, डेयरिंग और एनर्जेटिक ब्रांड की तरह पेश किया। अब कोका कोला के जाने के बाद से जो खालीपन मार्केट में आया था, थम्स अप ने उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से फिल कर दिया था। लेकिन ये करना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था कैंपा कोला, जो कि इंडियंस के बीच धीरे धीरे अपनी अच्छी पोजीशन बना रहा था। उसे बीट करने के लिए थम्स अप ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई और प्राइस में बिना बदलाव किए अपने बॉटल साइज को बढ़ा दिया। यानी कि पहले जिस प्राइस पर थम्स अप की 250 ml की बोतल मिलती थी, वो अब 300 ml की मिलने लगी और इस ऑफर को नाम दिया गया महाकोला। अब जब लोगों ने देखा कि सेम पैसे में ही ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, साथ ही टेस्ट तो सॉलिड था ही, तो उन्होंने थम्स अप की बड़ी बोतल को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया और यहीं से थम्स अप ने धीरे धीरे कैंपा कोला को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कैंपा कोला के अलावा भी कई सारे ऐसे रीजनल ब्रांड्स थे जिनसे थम्स अप को काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जैसे कि साउथ इंडिया में बोवोंटो, नॉर्थ में डिक्सी कोला और गुजरात की तरफ सोसियो। ये सारे ही ब्रांड लोकलाइज टेस्ट और लॉयल कस्टमर बेस पर बने थे, लेकिन थम्स अप की नेशनल रीच और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के सामने कोई भी लंबे टाइम तक नहीं टिक सका। इसी दौरान विजय माल्या ने भी इस कोला रेस में उतरने का सोचा और थ्रिल नाम से अपना कोला ड्रिंक मार्केट में उतारा। लेकिन अब एक ही ब्रांड था जो पूरे देश के लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुका था, थम्स अप। थम्स अप की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसने कभी भी खुद को एक फॉरेन ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने खुद को एकदम देसी अंदाज में दिखाया। जैसे कि इसके टीवी एड्स में समोसा, डोसा और वड़ा पाव जैसे लोकल स्ट्रीट फूड दिखाया जाता था। हर एड का मैसेज ही सीधा और सिंपल होता था कि जब खाना देसी है तो फिर ड्रिंक भी देसी ही होनी चाहिए। इस अप्रोच ने लोगों के साथ ब्रांड का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और हाँ, थम्स अप ने सिर्फ टीवी एड्स पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने क्रिकेट मैचेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बड़े यूथ इवेंट को भी स्पॉन्सर किया, ताकि ब्रांड की रीच ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स तक पहुंच सके। इसके बाद से उसने अपनी आइकॉनिक टैगलाइन थी, टेस्ट द थंडर, जो कि आज तक चली आ रही है। थम्स अप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने तो इसे अपने किचन में यूज करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली उन दिनों पुलाव या ग्रेवी में थोड़ी सी थम्स अप डालने का चलन शुरू हो गया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इससे खाने में एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आता है, जो कि टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। और फिर इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को एक और जबरदस्त बूस्ट मिला 1987 के उस लीजेंडरी एड से, जिसमें दो क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर और इमरान खान एक साथ थम्स अप को प्रमोट करते हुए नजर आए थे। इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज के चलते थम्स अप लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाता ही गया। लेकिन फिर कहानी में एंट्री हुई एक नए कॉम्पिटिटर की, जिसका नाम था पेप्सी। असल में उस टाइम राजीव गांधी की सरकार कई तरह की नई पॉलिसीज लेकर आ रही थी, ताकि इंडिया में बिजनेस और नौकरियां बढ़े और प्राइवेट कंपनीज को मौका मिल पाए। इसी चक्कर में उन्होंने पेप्सी को इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी। अब पेप्सी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड था, जिसके एड स्टाइलिश थे, टेस्ट नया था और ये उन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्हें थम्स अप या कैंपा से कुछ नया और हटके चाहिए था। हालांकि पेप्सी के आने के बाद से थम्स अप को थोड़ा कंपटीशन जरूर मिला, लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम तक थम्स अप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, बल्कि लोगों की आदत बन चुकी थी। यही वजह है कि काफी कोशिशों के बाद भी पेप्सी थम्स अप के साथ कोला वॉर में हमेशा पीछे ही रहा। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी ये है कि 1993 तक भारत की पूरी कोला मार्केट का 85% हिस्सा थम्स अप के पास में था। अब दोस्तों 90s तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और थम्स अप भी अपनी बादशाहत को खूब एंजॉय कर रहा था। लेकिन 1991 में सरकार ने LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अब दुनिया की कोई भी कंपनी इंडिया में आकर अपना कारोबार कर सकती थी। अब काफी समय से कोका कोला इसी मौके के ही तलाश में थी और इस रूल के आने के बाद से इसने जल्दी भारत वापसी की तैयारी शुरू कर दी। और फिर पूरे 16 साल के बाद 1993 में कोका कोला ने इंडिया में दोबारा वापसी की। शुरुआत दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों से हुई, जहां पूरे शहर को कोका कोला के लाल रंग वाले ब्रांडिंग से भर दिया गया। हर जगह सिर्फ एक ही मैसेज गूंज रहा था, हैप्पी टू बी देयर।
लेकिन दोस्तों इंडिया की मार्केट अब वैसी नहीं रही थी जैसा कोका कोला 1977 में छोड़कर गया था, क्योंकि यहाँ पर अब थम्स अप का राज चलता था। इसी को ही देखते हुए कोका कोला ने अपना नया कैंपेन चलाया, ऑलवेज द रियल टेस्ट, ताकि लोगों को ये बता सके कि असली कोला वही है और वही सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। लेकिन दोस्तों इस कैंपेन के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। कोका कोला को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि उसका असली मुकाबला भले ही ग्लोबल लेवल पर पेप्सी से हो, लेकिन इंडिया में उसे थम्स अप के साथ में भिड़ना था। इसीलिए उसने थम्स अप को सीधे निशाने पर लिया और अपना स्लोगन दिया, कोक इज रेडी टू स्टील द थंडर। ये थम्स अप की आइकॉनिक टैगलाइन टेस्ट द थंडर पर सीधा हमला था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद थम्स अप के लॉयल कंज्यूमर्स पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब शुरुआत के सारे एड्स जब फेल हो गए तो कोका कोला को एहसास हो गया कि थम्स अप को हराना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली और सोचा कि क्यों ना थम्स अप के वीक पॉइंट को हिट किया जाए। पर सवाल ये था कि थम्स अप तो मार्केट का किंग था ना, तो फिर इसकी कमजोरी क्या हो सकती है। असल में काफी रिसर्च के बाद कोका कोला को पता चला कि थम्स अप के 62 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही पार्ले के खुद के हैं। बाकी 58 प्लांट्स फ्रेंचाइजीज के पास में थे, जो कि लॉयल्टी से कहीं ज्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देते थे। वैसे आपको हम बताते चलें कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में बॉटलर्स ही असली जान होते हैं, क्योंकि यहीं से ही ड्रिंक बनती है और यहीं से मार्केट में भेजी जाती है। अब कोका कोला के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसने एक एक करके थम्स अप के बॉटलर्स को खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से थम्स अप की सप्लाई रुक गई और दुकानों के फ्रिज खाली रहने लगे। अब दोस्तों एक तरफ थम्स अप मार्केट से गायब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कोका कोला ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी। इसीलिए हर बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकानों और हर गली नुक्कड़ पर कोका कोला ही नजर आने लगा। और क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, ऐसे में जो दिखेगा वही बिकेगा ना। दूसरी तरफ थम्स अप के गिरते ग्राफ ने पार्ले को हिलाकर रख दिया था। हर हफ्ते एक नया बॉटलर हाथ से निकलता जा रहा था, मार्केट शेयर तेजी से डाउन हो रहा था और लॉसेस बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर इसी बीच कोका कोला ने चौहान साहब के सामने एक ऑफर रखा कि हम थम्स अप को खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों चौहान साहब के सामने 2 रास्ते बचे थे कि वो थम्स अप को बेचकर इस कोला इंडस्ट्री से एग्जिट ले लें या फिर कोका कोला के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ें। और क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कोका कोला जैसे ग्लोबल जायंट से लड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कोला इंडस्ट्री से एग्जिट लेकर अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने का सोचा। इस तरह कोका कोला के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए 1993 में उन्होंने $60 मिलियन में पार्ले का पूरा बेवरेज डिवीजन कोका कोला को बेच दिया, जिसमें थम्स अप, लिम्का, सिट्रा और गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड शामिल थे। ये डील होने के बाद से कोका कोला के पास में 2 कोला ब्रांड्स थे, एक उसका अपना कोक और दूसरा थम्स अप। कोका कोला के लिए ये डील किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। बिना एक भी नया बॉटलिंग प्लांट बनाए उसे पूरे भारत में रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया था। और सिर्फ यही नहीं, थम्स अप जैसी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी भी अब उसकी जेब में आ गई थी। रही बात अगर पेप्सी की, तो वो उस टाइम भी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और बाकी लोकल ब्रांड्स भी दूर दूर तक मुकाबले में नहीं थे। सबको उम्मीद थी कि कोका कोला के अंडर थम्स अप और भी ज्यादा बड़ा ब्रांड बनकर उभरेगा। लेकिन कोका कोला ने थम्स अप को खरीदने के बाद से जो किया, उसने सबको हैरानी में डाल दिया। एक्चुअली कंपनी ने ऑफिशियली तो यही कहा था कि थम्स अप को एक्वायर करने के बाद उसे ग्रो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकली। कोका कोला ने सबसे पहले थम्स अप के टीवी एड्स को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी जानबूझकर रुकावटें डाली गई। थम्स अप की सप्लाई धीमी कर दी गई ताकि दुकानों तक बॉटल ही ना पहुंचे। दुकानों को कोका कोला बेचने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए गए और वहीं दूसरी ओर उनसे थम्स अप को स्टॉक न करने के लिए प्रेशर बनाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कोका कोला खुद थम्स अप से भरे ट्रक्स खरीदकर उसे नाले में डिस्पोज करवा रही है। यानी ड्रिंक बनती थी, बॉटलिंग भी होती थी, लेकिन वो ट्रक दुकानों तक पहुंचने की बजाय नष्ट कर दिए जाते थे ताकि मार्केट में थम्स अप की एक भी बॉटल न दिखाई दे। इतना ही नहीं, पार्ले के बाकी आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे गोल्ड स्पॉट और सिट्रा को भी एक एक करके कोका कोला ने मार्केट से हटा दिया। ये सब देखकर लोगों को शक होने लगा कि कोका कोला इन पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स को जानबूझकर खत्म कर रहा है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने इसे किल स्ट्रैटेजी कहा, यानी कोका कोला ने थम्स अप को सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि कंपटीशन को रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन कमाल की बात तो ये है
कि कोका कोला की ये चाल उसी पर ही उल्टी पड़ गई। कोका कोला को लगा था कि जैसे ही थम्स अप मार्केट से गायब होगी, लोग कोक की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। लोगों ने थम्स अप की गैर मौजूदगी में कोक की जगह पर पेप्सी खरीदनी शुरू कर दी। अब कोका कोला को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि उन्होंने थम्स अप को हटाकर खुद के लिए नहीं बल्कि पेप्सी के लिए जगह बना दी है। अब उस समय कोका कोला का मार्केट शेयर गिरकर 60.5% तक पहुंच गया था, लेकिन एनालिसिस से पता चला कि अगर कोका कोला थम्स अप को पूरी तरह मार्केट से हटा देगा तो उसका मार्केट शेयर सिर्फ 28.7% रह जाएगा, जो कि कोका कोला के लिए बहुत बड़ा झटका था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ही देखते हुए कोका कोला ने थम्स अप को दोबारा स्पॉटलाइट में लाने का सोचा, ताकि वो पेप्सी से कॉम्पिटिट कर सके और अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। इस तरह दोबारा थम्स अप के ऐड अपने उसी आइकॉनिक स्लोगन टेस्ट द थंडर के साथ नजर आने लगे, जिससे लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अक्षय कुमार को ब्रांड का चेहरा बनाकर ऐड में एक्शन, स्टंट और दमदार एटीट्यूड दिखाया गया, जिसके जवाब में पेप्सी ने शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े चेहरे को अपने एड कैंपेन में उतारा। लेकिन दोस्तों, पेप्सी जहां कूल, सॉफ्ट और स्टाइलिश इमेज दिखाने में लगी थी, वहीं थम्स अप ने शुरुआत से ही एक अलग रास्ता चुना था। उसने खुद को दबंग, देसी और बोल्ड ड्रिंक के रूप में पेश किया। यही रीजन था कि छोटे शहरों, गांव और देसी इलाकों में थम्स अप ने पेप्सी को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से धीरे धीरे थम्स अप ने कार्बोनेटेड ड्रिंक कैटेगरी में फिर से अपनी मजबूत पकड़ बना ली, और अब हालात तो ये है कि थम्स अप न सिर्फ कैटेगरी का लीडर है, बल्कि नीलसन IQ के डेटा के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम और मार्केट शेयर दोनों में अपने सभी कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल चुका है। इस तरह जिस कोका कोला ने थम्स अप को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, आज वही कंपनी उसी थम्स अप के ही सहारे भारत में टिके रहने को मजबूर है। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि ब्रांड लॉयल्टी कभी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कोका कोला के पास में तो सब कुछ था, बेहिसाब पैसा, तगड़ी मार्केटिंग और ग्लोबल सपोर्ट, लेकिन फिर भी वो थम्स अप को कभी नहीं हरा पाए, क्योंकि थम्स अप ने कभी भी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बेची, बल्कि उसने लोगों के साथ कनेक्शन बनाया। थम्स अप की ये कहानी हर भारतीय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करती है कि इंटरनेशनल दिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट बेहतर है और लोगों के दिल से जुड़ता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। देसी होना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। और दोस्तों, इसी बात का एक और एग्जाम्पल लाहौरी जीरा भी है, जिसकी स्टोरी हमने पहले ही कवर की हुई है, तो फिर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा।